बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें टेररिज्म एट फोर फ्रंट और उसके बाद उतना ही इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड बड़े ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुए। उसका जो एलामिया जारी किया गया उसमें एक वर्ड यूज़ किया उन्होंने, वो था इंपोर्ट रैशनलाइजेशन। कि इंपोर्ट्स, देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मैं जब तक आपके सामने उस कॉन्टेक्स्ट को क्लियर नहीं करूँगा तब तक ये जो इंपोर्ट रैशनलाइजेशन का वर्ड है वो पूरे पर्सपेक्टिव के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स है वो तकरीबन कोई $25 बिलियन के लगभग है लास्ट ईयर, और अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिला दिया जाए तो $30 बिलियन की है। अब दूसरी तरफ इंपोर्ट्स को देखें, लास्ट ईयर पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स थी वो कोई $78 बिलियन की थी। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है। और वैसे मैं आपको बताऊं, एक और भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और जो FBR का डेटा है उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी भी है। तो $78 बिलियन से लेकर $82 बिलियन तक की इंपोर्ट्स का फिगर है। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान कोई तकरीबन $50 अरब का फ़र्क है। अब अगर पाकिस्तान के आप बाकी टोटल डॉलर इनफ्लोज को देखें और आउटफ्लोज को देखें तो जो इनफ्लोज हैं उसमें एक तो एक्सपोर्ट्स हैं आपकी, दूसरा रेमिटेंसेस हैं और तीसरा FDI है। अब इन तीनों को मिलाकर भी अगर देखा जाए तो वो फ़र्क है। इसीलिए पिछले साल हमारा कोई करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कुछ 17 से 18 बिलियन डॉलर के दरमियान था। अब इसके अलावा हमारी डेट सर्विसिंग भी है, तो वो हमारी टोटल ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट बन जाती है। इस साल के दौरान मैं आपको थोड़ा सा, ये पिछले साल का मैंने आपको बताया, इस साल का मैं आपको बताता हूँ कि इस साल के दौरान पाकिस्तान की टोटल एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स तकरीबन $23 बिलियन तक हैं, 22.9 एग्जैक्टली हैं, और कोई $10 बिलियन के लगभग प्रोजेक्टेड है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये मिलाकर कोई तकरीबन 32 से 33 अरब डॉलर की हमारी रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं। इंपोर्ट रैशनलाइजेशन से मुराद ये है कि हम इंपोर्ट्स को कम करें। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंपोर्ट्स की कुछ तो, लेकिन बहुत से इकोनॉमिस्ट जो हमारे दोस्त हैं उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल के अंदर ज़्यादा गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ इंपोर्ट्स ऐसी ज़रूर हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, और वो रैशनलाइजेशन जो है वो करने की ज़रूरत है, और उन इंपोर्ट्स को महंगा भी करने की ज़रूरत है कि वो इंपोर्ट्स महंगी हों। मसलन हम गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ से मंगवाते हैं बाहर से। अच्छा, गाड़ियाँ जो कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स हैं, ये मुकम्मल गाड़ी है, वो बहुत कम आती हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा आते हैं, और वो स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में जो हमारे असम्बलिंग यूनिट्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, बेसिकली वो असम्बलिंग यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे उनको असम्बल किया जाता है। बदकिस्मती ये है कि मैं मुशर्रफ साहब के ज़माने से ये सुन रहा हूँ कि उनका एक डिलीशन प्रोग्राम था। उस डिलीशन प्रोग्राम के तहत उन्होंने जो स्पेयर पार्ट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ करनी थी, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा ऑटो सेक्टर है उसकी ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आती हैं स्पेयर पार्ट्स की सूरत में, और यहाँ पे हम उनको असम्बल करके एक गाड़ी बना के महंगे दामों, क्वालिटी वाइज बहुत बुरी,
वो पाकिस्तानी मार्केट में बेच रहे हैं। अब जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, ख़ासकर पुरानी गाड़ियां, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ पे, उनकी कोशिश ये है कि उनकी इजाज़त कम से कम, और वैसे ही अभी डॉलर्स नहीं हैं, इसलिए मैं भी अभी समझता हूँ कि उन गाड़ियों पे जो है वो उनकी ड्यूटीज़ और उसमें जो है वो इजाफा करने की ज़रूरत है ताकि उसको डिस्करेज किया जाए, चूँकि अभी डॉलर्स का मसला है। लेकिन जब डॉलर्स का मसला हल हो जाए तो फिर तमाम किस्म की पुरानी गाड़ियों को इजाज़त देने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो क्वालिटी वाइज बुरी गाड़ियाँ बना रहे हैं इनकी सेल कम हो। ये भी बहुत बड़ा माफिया है इस मुल्क के अंदर ये। तो इंपोर्ट रैशनलाइजेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कम कर सकते हैं। मतलब गाड़ियों की मैंने आपको मिसाल दी, खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि जो अगर अमीर लोग जिनको इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उन पे थोड़ा सा टैक्स का इजाफा कर दिया जाए तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अमीर लोगों के पास इस मुल्क में बहुत डर्टी मनी मौजूद है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो अब हुकूमत जो है वो इंपोर्ट रैशनलाइजेशन के लिए जो चीज़ें कंसिडर कर रही है वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। जो सबसे बड़ी प्रपोज़ल है इस टाइम जो अंडर कंसिडरेशन है, और आज उसके सिलसिले में एक मीटिंग भी है और आइंदा चंद दिनों के अंदर मुतवक्को है कि उसके लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जाएगा, वो है फ्लड लेवी। फ्लड लेवी तमाम किस्म की इंपोर्ट्स पे सिवाय एसेंशियल आइटम्स को छोड़कर, मेरा ख्याल है कि पी ऑयल के ऊपर नहीं होगा, या खाने पीने की चंद चीज़ों या मेडिसिन के रॉ मटेरियल के ऊपर नहीं होगा। बाकी तमाम तरह की इंपोर्ट्स के ऊपर ये 1 से 3% की फ्लड लेवी लगाई जा रही है। और शायद जो मैं कह रहा हूँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर भी शायद लोअर साइड पे 1% वो फ्लड लेवी लगा दिया जाए, क्योंकि उसका सब्सटेंशियल जो है वो इम्पेक्ट होगा। तो तकरीबन 60 अरब रुपए उससे हुकूमत जो है वो जमा करना चाहती है। लेकिन एक बात मैं अपने देखने वालों के सामने वो करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप CPI को देखें तो तकरीबन 6 महीनों में के जो फिगर्स आए हैं दिसंबर तक के, उसमें इन्फ्लेशन जो है वो 25% से ऊपर है। तो एक ऐसे वक्त में हम एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स लेने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए मैं पूरी श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर हमने रिवाइव करना है तो हमें बिजली की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, हमें गैस की कीमत तो ठीक ठाक बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम 50% जो गैस का टैरिफ है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गैस का सर्कुलर डेट भी 1640 अरब रुपए को टच कर चुका है। बिजली की कीमत पे एक हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल फैसला है। अब देखते हैं कि किस हद तक हुकूमत IMF को कन्विंस करने में कामयाब होती है कि किस हद तक उसकी कीमतें जो हैं बिजली की भी बढ़ाई जाए। लेकिन मेरे ख्याल में सलूशन नहीं है, बिजली की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। जो आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के लिए ज़रूरी है, और कल फाइनेंस मिनिस्टर से मलक बोस्तान साहब ने एक मीटिंग भी की है, उनका एक वफद आया हुआ था फॉरेक्स एसोसिएशन का। तो ये जो 3 किस्म के एक्सचेंज रेट हैं इनको भी एक करना पड़ेगा। ये आर्टिफिशियली इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि मज़ीद डिप्रिसिएशन शायद हो, तो उसके नतीजे में भी मज़ीद इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो हैं वो आएंगे। लेकिन ये उससे हज़ार दर्जे बेहतर है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे तो फिर ना इन्फ्लेशन की कोई लिमिट होगी और ना बाकी मिजरीज की कोई लिमिट होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस तरह के इक़दामात जो हैं वो हुकूमत करे। एक एक्सचेंज रेट हो, बिजली की कीमत बढ़े, गैस की कीमत बढ़े, और ये फ्लड लेवी, और इसके अलावा कुछ और भी टैक्सेशन मेजर्स हैं जिनके बारे में अभी फैसला होना बाकी है। तो आइंदा चंद दिनों के अंदर जब 9 जनवरी को एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जिनेवा में, उस टाइम तक हमने ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या आ जाएगा
या इसका फैसला हो चुका होगा, चूंकि 9 जनवरी को जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस है उसकी साइड लाइन्स पे जो IMF का रेजिडेंट चीफ मिशन है उसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर की वहाँ पे जिनीवा में मुलाकात है, उनका मिशन आ रहा है, उनका डेलीगेशन वहाँ पे आ रहा है और हमने क्लियर कट उनको बताना है कि क्या इकदाम हम कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। एक आखिरी बात, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये तवक्को है कि एक फ्रेंडली कंट्री से उनके पास पैसे आने वाले हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि अभी तक की जितनी डेट्स दी हैं, लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर की थी, उस पे तो नहीं आए। अब वो कह रहे हैं कि 10 जनवरी से पहले पहले ये पैसे आ जाएंगे। ये एक ब्रीदिंग स्पेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि 10 जनवरी तक पाकिस्तान को कोई 1.3 बिलियन डॉलर्स की डेट सर्विसिंग करनी है। तो उसके नतीजे में हमारे रिजर्व्स 4.5 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ जाएंगे, जो कि इस टाइम 5.6 बिलियन डॉलर्स पे खड़े हैं। एक मुश्किल सूरत हाल है और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस पे बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई है और उम्मीद है कि सिर्फ डिस्कशन नहीं होगी बल्कि इस पे कुछ इक़दामात भी किए जाएंगे ताकि ये जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है उससे पाकिस्तान को बचाया जा सके। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस व्लॉग पे अपने कमेंट्स भी कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों, अजीज़ों और अपने हल्का अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो महताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।